नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आजकल शिक्षा जगत में काफी हलचल है। जी हाँ। और ये सब यूपी टेट 2025 मामले को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया है जिसने हजारों पुराने शिक्षकों को एक उम्मीद दी है, शायद राहत की। पर इसने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर। ये मामला सीधे सीधे जुड़ा है यूपी टेट से, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से। और हम सब जानते हैं कि यूपी में सरकारी टीचर बनने के लिए ये परीक्षा पास करना कितना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये जो ताज़ा घटनाक्रम है ये इसलिए बहुत अहम हो गया है क्योंकि इसका असर सिर्फ उन हजारों शिक्षकों पर नहीं है जो सालों से शायद इंतजार में थे, बल्कि उन नए उम्मीदवारों पर भी पड़ेगा जो अभी तैयारी कर रहे हैं। सही कहा। तो आज की जो हमारी ये बातचीत है वो पूरी तरह से जो उपलब्ध जानकारी है, जो स्रोत हैं, उन्हीं पर आधारित है। जी। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझने की कोशिश करेंगे, फिर वो NCTE यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी देखेंगे जिनके आधार पर ये सब हो रहा है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, समाज में क्या चल रहा है, इस पर भी नजर डालेंगे। हमारा मकसद बस यही है कि ये जो थोड़ी उलझी हुई स्थिति है इसे परत दर परत खोलें। बिल्कुल। और ये समझें कि कैसे पुराने शिक्षकों को राहत देने और जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ निष्पक्षता रखने के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। और यही संतुलन साधना, जैसा आपने कहा, इस पूरे मामले की सबसे बड़ी शायद पहेली है। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही देखते हैं जिसने ये सारा मुद्दा फिर से गरमा दिया है। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है? जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से आदेश ये है कि वो पुराने शिक्षक जो या तो पहले टेट पास नहीं कर पाए थे या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी वजह से, उन्हें भी यूपी टेट में राहत दी जानी चाहिए। ये तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है जो शायद कई सालों से महसूस कर रहे थे कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल। और यहाँ ये साफ करना भी जरूरी है कि ये पुराने शिक्षक हैं कौन असल में। हाँ, ये कौन लोग हैं? मोटे तौर पर ये वो शिक्षक हैं जो तब भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे जब NCTE ने टेट को अनिवार्य नहीं किया था, या फिर वो बदलाव का दौर था। अच्छा। और वो स्थायी नियुक्ति पाने से रह गए थे। तो कोर्ट का ये आदेश एक तरह से वो अतीत की जो प्रक्रियाएं थीं और आज की जो जरूरतें हैं उनके बीच एक पुल बनाने जैसा है। इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है, ये हजारों लोगों के करियर से जुड़ा है और राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था से। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर 2009 में NCTE ने टेट पास करना जरूरी कर दिया था, हाँ। तो फिर अब ये राहत कैसे दी जा रही है? किस आधार पर? क्या ये उस अनिवार्यता वाले नियम को कमजोर नहीं करेगा? देखिए, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और यहीं पर वो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की 2009 वाली गाइडलाइंस की बारीकियां समझनी होंगी। अच्छा। ये बात तो सही है कि 2009 में NCTE ने कहा कि भाई शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के साथ टेट पास करना अनिवार्य है। मकसद था शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना। हाँ, वो तो ठीक है। लेकिन उन्हीं गाइडलाइंस में शायद इस बदलाव को लागू करने की जो प्रैक्टिकल दिक्कतें थीं, उन्हें समझते हुए एक लचीलापन भी दिया गया था। लचीलापन? कैसा लचीलापन? गाइडलाइंस में ये कहा गया था कि राज्य सरकारें या जो भी संबंधित अथॉरिटी है वो उन शिक्षकों के मामले में जो इस नियम के लागू होने से पहले से व्यवस्था में थे या भर्ती प्रक्रिया में थे, उन्हें चरणबद्ध तरीके से, फेज्ड तरीके से या फिर चयनात्मक सिलेक्टिव आधार पर इस अनिवार्यता से छूट या राहत दे सकती हैं। ओ अच्छा, तो ये प्रावधान पहले से था? जी, ये शायद इसलिए रखा गया था ताकि जो अचानक से पॉलिसी बदली उसका बुरा असर उन लोगों पर ना पड़े जो पुरानी व्यवस्था के हिसाब से योग्य थे। समझ गई। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये मौजूदा आदेश है वो इसी पहले से मौजूद प्रावधान की तरफ इशारा करता हुआ लग रहा है। अच्छा, तो इसकी गुंजाइश कानून में पहले से मौजूद थी, ये कोई एकदम नई रियायत नहीं है। हाँ, कह सकते हैं। तो इसका ये हुआ कि अब जो हो रहा है वो उस पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में जाने के दौरान जो स्थिति बनी उसको संभालने की एक कोशिश है। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे स्रोत भी कह रहे हैं, ये पुराने और नए टीचर्स के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास है। पर ये संतुलन साधना ये कितना मुश्किल होगा? असल में मुश्किल तो है ही, बल्कि ये एक बेहद पेचीदा चुनौती है। इसे सिर्फ पुराने बनाम नए के नजरिए से देखना भी शायद ठीक नहीं होगा। असल में ये कई अलग अलग मूल्यों के बीच का टकराव है।
एक तरफ तो वो पुराने शिक्षक हैं, उनके अनुभव, उनकी सेवा को मान्यता देने का एक नैतिक दबाव है। सही। उन्होंने शायद उस समय की योग्यता के हिसाब से काम किया। दूसरी तरफ शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक स्टैंडर्ड योग्यता जैसे टेट, उसकी जरूरत है। उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच में खड़े हैं वो हजारों नए उम्मीदवार जो मौजूदा नियमों के तहत मेहनत कर रहे हैं, टेट पास कर रहे हैं और अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ कैसे निष्पक्षता हो, ये सवाल है। और शायद इसी जटिलता की वजह से इस फैसले पर इतनी अलग अलग एकदम बंटी हुई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। माहौल तो काफी गर्म लग रहा है। बिल्कुल, प्रतिक्रियाएं बहुत तेज हैं और एकदम बंटी हुई। आप सोशल मीडिया पर देखिए। हाँ, मैंने देखा है हैशटैग्स यूपी टेट रिलीफ, ओल्ड टीचर्स यूपी टेट, सुप्रीम कोर्ट अपडेट, इन पर जबरदस्त बहस चल रही है। लोग खुलकर अपनी राय रख रहे हैं, अपनी चिंताएं बता रहे हैं, अपनी उम्मीदें भी। किस तरह की बातें हो रही हैं, मतलब मुख्य तर्क क्या है दोनों तरफ से? देखिए, एक तरफ तो पुराने शिक्षक हैं या उनके समर्थक, जिनका कहना है भाई हमने सालों पहले अपनी योग्यता साबित की थी, अब सिस्टम बदल गया तो इसमें हमारा क्या दोष, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। उनका तर्क अनुभव पर है, पहले की सेवा पर है। दूसरी तरफ नए उम्मीदवार हैं और कई शिक्षा से जुड़े लोग भी सवाल उठा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर बिना टेट पास किए ही शिक्षक बन सकते हैं तो फिर इस परीक्षा का मतलब क्या रह गया? जो नए योग्य उम्मीदवार हैं उनके अवसरों का क्या होगा? क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ेगा? उनकी चिंता योग्यता और फेर भर्ती प्रक्रिया को लेकर है। और ये बहस सिर्फ ऑनलाइन नहीं है ना, जमीन पर भी काफी कुछ हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जमीनी हकीकत यह है कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी ऐसे कई बड़े शहरों में हजारों शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा। हाथों में तख्तियां लिए, नारे लगाते हुए वो अपनी मांगों के लिए दबाव बना रहे हैं। तो ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं रहा, अब ये एक बड़ा सामाजिक और कह सकते हैं राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। निश्चित रूप से ये प्रदर्शन दिखाते हैं कि ये फैसला लोगों की जिंदगियों से, उनकी उम्मीदों से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। सही। इसका असर सिर्फ आने वाली भर्तियों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि स्कूलों के अंदर का माहौल, शिक्षकों का मनोबल और पूरे एजुकेशन सिस्टम के काम करने के तरीके पर भी पड़ सकता है। ये दिखाता है कि नीतिगत फैसलों का असर जमीन पर कितना व्यापक होता है। जो बाहर इतना सब कुछ चल रहा है तो अंदर क्या हो रहा है? मतलब सरकारी महकमों में अधिकारियों के बीच स्रोत बता रहे हैं कि यूपी शिक्षा विभाग और जो परीक्षा कराने वाले अधिकारी हैं वो इस समय काफी दबाव में है। हाँ। और स्थिति को संभालने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। एक स्रोत में तो अफरा तफरी जैसा शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। ये तरह स्वाभाविक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करना कोई आसान काम नहीं है। ये एक जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया है। अधिकारियों पर बहुत भारी दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी एकदम साफ गाइडलाइंस बनाएं, एक प्रैक्टिकल रोड मैप तैयार करें। हाँ, क्लैरिटी तो चाहिए होगी। बिल्कुल। उन्हें सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन ही नहीं करना, बल्कि ये भी देखना है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो और किसी तरह का कंफ्यूजन न फैले। उन्हें पुराने शिक्षकों को राहत देने के तरीके खोजने हैं, लेकिन साथ ही जो नए उम्मीदवार हैं उनके हितों का भी ध्यान रखना है। स्रोत में एक और बात का जिक्र है कि अधिकारी चयनात्मक राहत यानी सिलेक्टिव रिलीफ देने पर विचार कर सकते हैं। इसका क्या मतलब समझे? क्या इससे मामला और उलझेगा नहीं? देखिए, चयनात्मक राहत का विचार शायद उसी संतुलन साधने की कोशिश का ही एक हिस्सा है। अच्छा। इसका मतलब ये हो सकता है कि राहत शायद सभी पुराने शिक्षकों को एक जैसी न मिले, बल्कि कुछ तय क्राइटेरिया, कुछ मानदंडों के आधार पर दी जाए। जैसे कि क्या हो सकते हैं वो मानदंड? अब ये साफ नहीं है, पर हो सकता है अनुभव के साल देखे जाएं, या पिछली शैक्षणिक योग्यताएं क्या थीं, या वो किस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े थे। इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि इस राहत का कोई गलत फायदा ना उठा ले और सिर्फ वही लोग इसका लाभ पाएं जिनके मामले में वाकई राहत की जरूरत महसूस की जा रही है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये प्रक्रिया को और जटिल जरूर बना सकता है। मानदंड तय करना, फिर उन्हें वेरीफाई करना और ये पक्का करना कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो, ये सब अपने आप में बड़ी चुनौतियां होंगी। हाँ, ये तो है। और इन प्रैक्टिकल चुनौतियों के साथ साथ कई बड़े नीतिगत सवाल भी हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं जी, और जिनका जिक्र हमारे स्रोत बार बार कर रहे हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस राहत का दायरा क्या होगा, कौन कौन आएगा इसमें? क्या सभी पुराने शिक्षकों को शामिल किया जाएगा या ये कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रहेगी? बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा अहम सवाल है कि जो नए उम्मीदवार हैं
उनके अधिकार, उनके अवसर, उनकी रक्षा कैसे होगी? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर पुराने शिक्षकों को बिना आज का टेट पास किए नियुक्ति मिलती है, तो क्या इससे जो नए टेट पास करके बैठे उनके लिए सीटें कम हो जाएंगी? ये उनकी सबसे बड़ी चिंता है। क्या सरकार उनके लिए कोई बैलेंस करने वाला कदम उठाएगी? और एक और सवाल जो उठाया जा रहा है वो काफी दूर तक असर डालने वाला है। क्या ये फैसला दूसरी सरकारी नौकरियों के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस या मेडिकल भर्ती, क्या उनके लिए भी एक मिसाल, एक प्रेसिडेंट बन सकता है? क्या भविष्य में दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसी ही राहत की मांगे उठ सकती हैं जहां मान लीजिए भर्ती के नियम या योग्यताएं समय के साथ बदल गई हों? ये सवाल बहुत गंभीर है, बहुत ही गंभीर। अगर एक क्षेत्र में योग्यता के जो स्थापित मानदंड हैं उनमें इस तरह की राहत दी जाती है, तो फिर ये तर्क देना आसान हो जाता है कि भाई दूसरे क्षेत्रों में क्यों नहीं। सही बात है। ये जो योग्यता बनाम अनुभव की पुरानी बहस है उसको एक नया आयाम दे सकता है और देश भर में जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनके स्थापित मानकों पर फिर से विचार करने का दबाव बना सकता है। बाप रे! इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जिन पर बहुत सावधानी से सोचने की जरूरत होगी। पारदर्शिता का सवाल भी बहुत उठ रहा है। क्या इस पूरी प्रक्रिया से, खासकर अगर ये चयनात्मक राहत वाला रास्ता अपनाया जाता है, तो क्या व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी या फिर ये चयन प्रक्रिया को और ज्यादा अपारदर्शी और जटिल बना देगी? लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जैसा कि स्रोत बताते हैं, क्या ये निष्पक्षता की तरफ एक असली कदम है या सिर्फ एक सांकेतिक इशारा है, एक सिंबॉलिक जेस्चर स्थिति को शांत करने के लिए? ये सवाल तो सीधे सीधे सिस्टम की विश्वसनीयता, लोगों के भरोसे से जुड़ा है। अगर राहत देने की प्रक्रिया, उसके मानदंड क्या हैं और किसे चुना गया, ये सब साफ और सार्वजनिक नहीं होता है, तो इससे भाई भतीजावाद या पक्षपात के आरोप लग सकते हैं और उससे और ज्यादा असंतोष फैलेगा। बिल्कुल। तो अधिकारियों के लिए पक्का करना बहुत जरूरी होगा कि पूरी प्रक्रिया न सिर्फ निष्पक्ष हो बल्कि निष्पक्ष दिखे भी। ये सिर्फ एक कानूनी या प्रशासनिक चुनौती नहीं है, ये एक तरह से सुशासन की भी परीक्षा है। तो अब आगे क्या? सबकी नजरें किस पर है? आगे का रास्ता कैसे साफ होगा? फिलहाल तो देखिए, सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर ही टिकी हैं। अच्छा, अगली सुनवाई कब तक हो सकती है? तारीख अभी शायद तय नहीं है, पर उम्मीद यही की जा रही है कि अगली सुनवाई में कोर्ट इस राहत को कैसे लागू करना है उसके लिए अंतिम दिशा निर्देश देगा और शायद एक स्पष्ट समय सीमा भी तय कर दे। तभी ये साफ हो पाएगा कि ये राहत असल में कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी और कब तक मिलेगी। राज्य सरकार को भी तब अपनी पूरी योजना बतानी होगी कि वो इसे कैसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है और अगले कुछ हफ्ते या महीने बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस मामले के भविष्य के लिए। जी हाँ, ये सिर्फ शिक्षकों या उम्मीदवारों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्रशासन के लिए एक अहम समय है। बिल्कुल। ये मामला अब सिर्फ कोर्ट रूम या सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं रहा है। सही। ये गलियों में है, सोशल मीडिया पर है, स्कूलों के स्टाफ रूम में है, हर जगह चर्चा का विषय है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या वाकई उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जो सालों से इंतजार कर रहे थे, और क्या इस पूरी प्रक्रिया से भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही के कुछ नए मानक बनेंगे या फिर पुरानी समस्याएं और उलझ जाएंगी। यूपी टेट मामले में जो उलझे हुए पुराने शिक्षक थे उनके लिए उम्मीद तो जगाई है, लेकिन साथ ही कई बहुत जटिल सवाल भी खड़े कर दिए हैं। हाँ। हमने ये समझा कि इस आदेश का आधार कहीं न कहीं एनसीटीई की 2009 की गाइडलाइंस में ही था जो इस तरह की राहत की गुंजाइश देती थी। हाँ, हमने इस बात पर भी विस्तार से बात की कि कैसे पुराने शिक्षकों के अनुभव और नए उम्मीदवारों की योग्यता के बीच वो संतुलन साधना एक बहुत बड़ी चुनौती है जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक भी है। बिल्कुल। हमने जनता की मिलीजुली प्रतिक्रियाओं को देखा, सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों को समझा और अधिकारियों के सामने जो इसे लागू करने की मुश्किलें हैं उन्हें भी जानने की कोशिश की। और सबसे जरूरी, हमने उन अनसुलझे सवालों पर गौर किया जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। राहत का दायरा क्या होगा? नए उम्मीदवारों के हितों का क्या होगा? क्या ये दूसरी परीक्षाओं के लिए नजीर बनेगा? और क्या इससे पारदर्शिता बढ़ेगी या व्यवस्था और पेचीदा हो जाएगी? और अंत में एक सवाल हम सभी की सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो हमारी आज की बातचीत और जो स्रोत हमने देखे उन्हीं से उभरता है। हाँ, इस पूरे घटनाक्रम का उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की जो बुनियादी गुणवत्ता है और उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर आखिर क्या लंबा असर पड़ेगा? ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये फैसला हमें सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और योग्यता की परिभाषाओं पर नए सिरे से सोचने को मजबूर करेगा?
और क्या ये मामला भविष्य में दूसरे क्षेत्रों में भी अनुभव को मानकीकृत योग्यता के सामने कैसे देखा जाए, इस बहस को कोई नया रूप देगा? बिल्कुल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर वाकई आने वाले समय में भी हमें सोचते रहना होगा।